हेलो स्टूडेंट, मैं आशा सिंघल अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपको ईपीसी थर्ड आईसीटी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताने जा रही हूँ जो आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो स्टूडेंट, आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति अंग्रेजी के शब्द कंप्यूट से हुई है, जिसका अर्थ है गणना करना। कंप्यूटर एक स्वचालित मशीन है जो विकास की अनेक अवस्थाओं में से गुजरकर एक ऐसे विकसित यंत्र के रूप में उभरकर सामने आई है जिसमें वांछित आंकड़ों को ग्रहण करने, उनका संसाधन कर परिणाम देने तथा उनका संचयन करने की क्षमता है। कंप्यूटर को एक शैक्षिक साधन के रूप में उपयोग करने का विचार एक निर्णायक एवं सुनियोजित शिक्षा का माध्यम अमेरिका में एक विश्वसनीय शैक्षिक व्यूह रचना के रूप में प्रयोग हुआ, परंतु इसका शैक्षिक उपयोग ब्रिटेन में बहुरूपीय परिकल्पित कार्यक्रम और अमेरिका में बड़ी संख्या में विचारधारा के रूप में पर्याप्त फलित हुआ। इसके अतिरिक्त कई अन्य देशों, विशेष रूप से ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में इस दिशा में काफी कार्य हुआ। आज अनेक विकासशील देश तथा पिछड़े देश भी कंप्यूटर का शैक्षिक उपयोग करने की ओर अग्रसर है। अब हम देखते हैं कंप्यूटर को प्रमुख भाग कौन कौन से हैं। इसमें फर्स्ट है अदा, जिसको इनपुट भी कहते हैं। इस भाग में कीबोर्ड होता है जिसमें आंकड़ों तथा विवरण कंप्यूटर के प्रक्रिया भाग में प्रेषित किए जाते हैं, अर्थात हम जो भी डेटा देते हैं वो हम इनपुट के माध्यम से ही देते हैं। फिर दूसरा है प्रक्रिया, इसको प्रोसेस भी कहते हैं। इस भाग में अनुदेशन की आवश्यकता अनुसार आंकड़ों की गणना तथा विवरण अंकित किया जाता है। यह कंप्यूटर का मध्य भाग कहलाता है जो क्रियाशील रखता है या आंकड़ों एवं विवरण को व्यवस्थित रखता है, अर्थात इनपुट के माध्यम से जो भी हम डेटा देते हैं वो प्रक्रिया में प्रोसेसिंग होता है। फिर है प्रदा, इसको आउटपुट कहते हैं। कंप्यूटर के इस भाग में आंकड़ों का विवरण के मध्य हुई प्रक्रिया को संपादित कर परिणाम प्रस्तुत किया जाता है। अब आगे देखते हैं हम कंप्यूटर के समस्त भाग। इसमें फर्स्ट है केंद्रीय प्रक्रिया यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू। देखो आपके कई बार क्वेश्चन ये भी आता है कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है, तो कंट्रोल नहीं करनी है आपको, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय प्रक्रिया यूनिट। फिर दूसरा है कैबिनेट, तीसरा अदा इकाई यानी इनपुट यूनिट, फिर कीबोर्ड, फिर प्रदा इकाई यानी आउटपुट यूनिट, फिर विजुअल डिस्प्ले मॉनिटर, डिस्क संचालक, फिर फ्लॉपी डिस्क ड्राइव, विनचेस्टर डिस्क ड्राइव। कंप्यूटर के विभिन्न प्रकार, तो देखिए कौन कौन से कंप्यूटर के प्रकार हैं। इसमें 3 प्रमुख हैं, जिसमें फर्स्ट है मुख्य फ्रेम कंप्यूटर यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर। अब देखते हैं कंप्यूटर सिस्टम की सामान्य कार्य प्रणाली। किसी भी कार्य को करने के लिए कंप्यूटर को सूचना देने का कार्य किसी इनपुट डिवाइस के माध्यम से किया जाता है। कंप्यूटर का प्रोसेसर प्राप्त सूचनाओं को प्रोसेस करके सत्य व शुद्ध परिणाम को किसी आउटपुट डिवाइस पर हमें प्रदर्शित करता है। अतः हम कह सकते हैं कि पर्सनल कंप्यूटर का निर्माण अनेक प्रकार की छोटी छोटी डिवाइसेस को जोड़कर किया जाता है। इन डिवाइसेस को उनके कार्य के आधार पर 3 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है, तो वो है इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस तथा प्रोसेसिंग डिवाइसेस। कंप्यूटर किसी भी कार्य को करने के लिए किसी इनपुट डिवाइसेस से निर्देश प्राप्त करता है। इसकी प्रोसेसिंग डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस से प्राप्त निर्देशों के अनुसार क्रियान्वित होकर
परिणामों की गणना करती है। इसमें सभी प्रकार की गणितीय एवं तार्किक समस्या का समाधान किया जाता है। प्रोसेसिंग के पश्चात प्राप्त परिणामों को आउटपुट डिवाइस की सहायता से हमारे समक्ष प्रस्तुत कर देता है। तो ये हो गई कंप्यूटर की कार्यप्रणाली कि हम अपना कोई भी डेटा इनपुट के माध्यम से कंप्यूटर को देते हैं, फिर प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट के माध्यम से परिणाम हमारे सामने आता है। अब अगला अपना मुख्य टॉपिक है कंप्यूटर की पीढ़ियां, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। जिस प्रकार मानव के विकास की कहानी उसकी पीढ़ियों पर आधारित है, उसी प्रकार कंप्यूटर के विकास की कहानी है। प्रत्येक पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं एवं उनके विकास की कहानी को हम संक्षेप में यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो भी कंप्यूटर की पीढ़ियां हैं, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी काफी बनते हैं कि प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर कैसे थे, उनका टाइमिंग क्या था, उनमें किस विशेष चीज का प्रयोग किया गया। तो ये हमारे ध्यान रखने योग्य कुछ बातें हैं। इसमें फर्स्ट है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1946 से 1955 तक माना जाता है। इसमें वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग होता है। किसका? वैक्यूम ट्यूब का। ये आकार में बहुत बड़े होते थे। इनसे गर्मी इतनी पैदा होती थी कि वातानुकूलित यंत्रों का प्रयोग जरूरी था, यानी एसी जैसे कुछ यंत्रों का प्रयोग यहाँ जरूरी होता था। इनकी गति कम होती थी और मूल्य अधिक होता था। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर है ENIAC, EDSEC, EDVEC, यूनिबैंक फर्स्ट, यूनिबैंक सेकंड, IBM 701, IBM 65, मार्क 2, मार्क 3, बरोज 2202 प्रमुख कंप्यूटर थे जो प्रथम पीढ़ी के थे। अब है द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। इनका विकास काल 1955 से 1965 तक माना गया है। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे, गति तेज व अत्यधिक विश्वसनीय होते हुए भी कम कीमती थे। इसमें भी वातानुकूलित कम गर्मी उत्पन्न करने के बावजूद भी होती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में IBM 1401 प्रमुख था। इसके अलावा IBM 1620, IBM 7094, CDS 1604, CDC 3600, RCA 501, यूनिबैंक 1107 आदि थे। फिर तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर यानी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे, गति में बहुत तेज तथा विश्वसनीयता में बहुत अधिक मानकीकृत होते थे। इनका काल 1965 से 1975 तक माना गया है। इनकी कीमत भी कम होती थी, जिसके कारण छोटी कंपनी एवं सरकारी कार्यालयों में भी कंप्यूटर लगाना संभव हुआ। इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर है IBM 360, IBM 370, ICL 1900, ICL 2900, बेरोज 5700, बेरोज 5700, बेरोज 6700, CDC 3000, CDC 6000, CDC 7000, यूनिबैंक 9000, हनीवेल 6000, हनीवेल 200, PDP 11/45 आदि। फिर चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। इस पीढ़ी के कंप्यूटर का समय 1975 से 1990 तक माना जाता है। इस काल के कंप्यूटर वर्तमान में भी प्रयुक्त है। इस युग के कंप्यूटर सस्ते, कम स्थान घेरने वाले, छोटे, कम बिजली से चलने वाले, सामान्य तापक्रम में भी चलने वाले हैं। इन्हें छोटे बड़े दुकानदार अथवा व्यवसायी भी खरीद लेते हैं। छोटे कंप्यूटर की ऐसी श्रृंखला भी आई जिसे PC यानी पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। इन पर काम करना आसान व कम खर्चीला होता है। PC बनाने वाली प्रमुख कंपनी है
IBM, एप्पल, HCL, नेल्को, ICL, ICIF आदि। अब है हमारा पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। इस पीढ़ी का प्रारंभ 1990 से माना जाता है। पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में वैज्ञानिकों का दावा है कि ये कंप्यूटर बहुत हद तक मानव मस्तिष्क जैसे होंगे। तो ये हो गई हमारी कंप्यूटर की पीढ़ियां। अब कंप्यूटर की विशेषताएं। कंप्यूटर की विशेषताएं उसके उपयोग को दर्शाती है। यह उपयोग सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों हो सकते हैं। सकारात्मक विशेषताएं। सकारात्मक विशेषताएं में पहली है तीव्र गति, हाई स्पीड। कंप्यूटर तीव्र गति से कार्य करता है। इस गति की इकाई सेकंड, माइक्रोसेकंड, नैनोसेकंड तथा पिकोसेकंड तक होती है। गति तीव्र होने के कारण गणनाएं करने में देर नहीं लगती और सेकंड व आधे सेकंड में ही परिणाम निकल आता है। अब दूसरी विशेषता है विश्वसनीयता। कंप्यूटर में विश्वसनीयता का गुण है, जिसके कारण इसके परिणाम सही एवं सटीक होते हैं, जिसमें गलती की कोई संभावना नहीं होती। देखो, कंप्यूटर में जो भी प्रोसेसिंग होती है वो गलत नहीं होती। अगर गलत होती है तो उसका कारण ये रहता है कि या तो कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम है या हमारे द्वारा डाला गया डेटा ही गलत है। फिर है भंडारण क्षमता या स्टोरिंग कैपेसिटी। इसमें विभिन्न प्रकार के विस्तृत ज्ञान को संचित रखने की क्षमता होती है। एक सीडी में विशाल जानकारी संचित की जा सकती है, जो संभाल कर रखने पर खराब नहीं होती। अतः संचयन के गुण के साथ सामग्री की सुरक्षा भी एक प्रमुख गुण है। फिर है प्रयोग करने में सरल। कंप्यूटर को आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है और जब इच्छा हो तब इसे खोला जा सकता है और बंद किया जा सकता है। इसमें किसी प्रकार का बंधन प्रयोगकर्ता के लिए नहीं होता। थोड़े से अभ्यास द्वारा कोई भी इसका उपयोग कर सकता है। फिर ऑनलाइन शिक्षा। कंप्यूटर में ऑनलाइन एजुकेशन प्राप्त करने के प्रावधान होने के कारण विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उपयोगी है। इसी ऑनलाइन सुविधा द्वारा अन्य प्रकार की क्रियाओं में भी भाग लिया जा सकता है, जैसे किसी विषय पर संवाद गोष्ठी में भाग लेना, ऑनलाइन टिकट प्राप्त करना तथा आरक्षण कराना आदि। फिर व्यापक ज्ञान की जानकारी। कंप्यूटर द्वारा किसी भी विषय के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसके लिए इंटरनेट से जोड़ना पड़ता है। व्यक्ति घर बैठे स्क्रीन पर आवश्यक जानकारी प्राप्त कर उसका प्रिंट निकाल सकता है। फिर सार्वभौमिक प्रयोग। कंप्यूटर सार्वभौमिक उपयोग की वस्तु बन चुका है। आप किसी भी समय किसी भी देश के साथ संपर्क जुटा सकते हैं और भांति भांति की सहायता प्राप्त कर सकते हैं, जैसे किसी देश के डॉक्टर से किसी रोग के बारे में परामर्श लेना इत्यादि। सार्वभौमिक उपयोग का दूसरा अर्थ यह भी है कि आज प्रत्येक क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाने लगा है। कोई विभाग इससे अछूता नहीं है। फिर आसानी से उपलब्ध। इच्छा होने पर कंप्यूटर को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसे खरीदने में हमें कोई इंतजार नहीं करना पड़ता, अर्थात मार्केट में यह आसानी से सुलभ है। एक मध्य वर्ग का व्यक्ति इसके लिए आसानी से धन जुटा सकता है। ईमेल की सुविधा। कंप्यूटर में ईमेल की सुविधा होने के कारण कोई भी समाचार टाइप करके इंटरनेट के माध्यम से वांछित पते पर भेजा जा सकता है, जो तुरंत प्राप्तकर्ता के कंप्यूटर पर पहुंच जाता है। व्यक्ति अपनी ईमेल को चेक करने पर ऐसे समाचार शीघ्र ही कम खर्च में प्राप्त कर सकता है और स्वयं भी अन्यत्र भेज सकता है। फिर स्वयं शिक्षा प्राप्ति के उचित अवसर। कंप्यूटर द्वारा व्यक्ति अपना ज्ञान स्वयं बढ़ा सकता है। उसे
बिना किसी शिक्षक के शिक्षा प्राप्ति के अवसर उपलब्ध हो सकते हैं। फिर है कार्य क्षमता। यदि मनुष्य लगातार कोई काम करे तो उसमें थकावट आ जाती है, किंतु कंप्यूटर के अधिक देर तक काम करने की क्षमता होती है। वह थकता नहीं है, लेकिन खराब जरूर हो सकता है। एक व्यक्ति कोई कार्य करता है और एक लंबे समय तक कार्य करने के बाद वह थक जाता है, उसे आराम की आवश्यकता होती है। लेकिन कंप्यूटर कभी थकता नहीं है और वह देर तक काम कर सकता है। हाँ, लेकिन उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो खराब जरूर हो सकता है। फिर है स्वचालन। यह स्वचालित मशीन है। यदि एक बार इसमें आंकड़े एवं निर्देश प्रसारित कर दिए जाए तो वह अपने आप प्रोसेसिंग तथा आउटपुट इत्यादि कार्य करता चला जाता है। बस हम अगर मान लो डेटा सही देते हैं तो प्रोसेसिंग होकर अपने आप ही प्रोसेसिंग होती रहती है और परिणाम हमारे सामने आ जाता है। तो स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, आपकी एग्जाम में बहुत मदद होगी। और आगे आने वाले वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।